जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Hopefully I am audible to you and screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. तो आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बारे में जिक्र करेंगे. ठीक है, तो हम फर्स्ट हाफ में जनरल साइंस के बारे में जिक्र करेंगे. आखिरी 15 से 20 मिनट्स हम जनरल एबिलिटी पे उसका जिक्र करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जनरल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर आप देखें तो अगर उसको आ, सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर है कि मिनिमम उस पे 2 वर्कशॉप्स होनी चाहिए. ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे जितना कंटेंट हम डिस्कस कर पाए इट्स ओके, वरना हम किसी और दिन भी इसका जो है क्लास रख लेंगे. ठीक है, और उसके अलावा साथ साथ आज हम एबिलिटी के बारे में भी जिक्र करेंगे. थोड़ा हम आपको रेशो और परसेंटेज के बारे में भी बताएंगे कि आपने किस तरीके से रेशो और परसेंटेज को लेके चलना है. ठीक है, और वो भी आसान तरीके से, ताकि आप सही तरीके से अपने सीएसएस के अटेम्प्ट में कर सकें. ठीक, सबसे पहले एक बात नोट करें कि जितने भी आपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं तो आपने हमेशा पास्ट पेपर्स से हेल्प लेनी होती है. ठीक है, विदाउट पास्ट पेपर्स आप कभी भी सही तरीके से इनको प्रिपेयर नहीं कर पाते. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर्स का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से देखें कि हमने, अब देखें, जनरल साइंस में फिजिकल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है. ठीक है, और बाकी और टॉपिक्स भी हैं जिसमें बायोलॉजिकल साइंस है, दूसरे टॉपिक्स पे आ जाते हैं. ठीक, तो अब हम उसका जो है उनका क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, ताकि हम अगर कोई पोर्शन स्किप भी कर लें तो हमारे जो है पेपर्स पे उसका जो है इम्पेक्ट, मतलब लीस्ट इम्पेक्ट है, ज़्यादा इम्पेक्ट उस पे ना पड़े. तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंस बिटवीन, जैसे हमने सबसे पहले फिजिकल साइंस को उठाया, ये 2019 2021 का पास पेपर. तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंस बिटवीन अ प्लेनेट इन डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लेनेट कोई इतना खास नहीं. आप गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, आपको अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छी वेबसाइट मिल जाती है. कोई बुक उठाएं जो रिकमेंडेड रीडिंग है, तो वहां से भी आपको क्या मिल जाते हैं, इनमें डिफरेंसेस मिल जाते हैं. What is the magnitude of a star and how the color of a star is correlated with their temperatures. ठीक है, स्टार्स के कलर होते हैं. ठीक है, टेम्परेचर का उस पर खासा इम्पेक्ट पड़ता है. तो आपने इस चीज को नोट डाउन करना होता है कि ये चीज हम किस तरीके से देखेंगे. ठीक है, और उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, ठीक, आर द ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट दिस, ठीक है, कोटेशन मीन्स. अब ये जो है इसमें कंप्यूटर वाला टॉपिक आ गया है. तो पहले फिजिकल साइंस वाला था, अभी क्या हो गया, कंप्यूटर वाला. सेमीकंडक्टर्स को हम कंप्यूटर वाली साइड लेके जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हमारे कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखें तो कंप्यूटर्स में ही ज़्यादा यूज होते हैं, बट ये फिजिकल साइंस के पोर्शन में भी इन्होंने इसको रखा हुआ है. Briefly describe the most popular and accepted theory about the origin of universe. Big Bang theory सबसे most popular है. ठीक है, what are the advantages and limitations of renewable energy resources, and briefly explain the prospects of non-conventional energy resources in Pakistan. Non-conventional भी हुई पहले, अभी हमारे पास तो कन्वेंशनल जो हैं वो तो फॉसिल फ्यूल्स हैं. नॉन कन्वेंशनल में विंड एनर्जी आ जाती है, सोलर एनर्जी आ जाती है, बाकी और भी आ जाते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऑल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं. तो आपने इस बात को नोट डाउन करना है. तो अब यहाँ पे देखें कि फिजिकल साइंस का हम हमेशा तो नहीं, तो यहाँ पे देखें पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का फिजिकल साइंस से निकाल लिया है इसने. ठीक है, आगे चलें. यहाँ पे जिस तरीके से बायोलॉजिकल साइंस, आपने चार में से कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, दो. अगर मतलब किसी ने सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस बनाए हुए होते तो उसका जो है 40 मार्क्स का नंबर 1 क्वेश्चन हो जाना था. ठीक है,
तो एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, के सेल्स में, टिश्यूज में एंड ऑर्गन्स में क्या फर्क है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने के कई तरीके हैं। सेल लिखा, उसके बाद टिश्यूज लिखा, ठीक है, उसके बाद ऑर्गन लिखा, ठीक है, तो इस तरीके से वो आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सिर्फ पहले सेल को डिस्कस करें, फिर टिश्यूज को करें, फिर जो है ऑर्गन्स को करें। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन बिटवीन अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और व्हाट इज, अब ये है कि सेल वॉल, जाहिर सी बात है, एक एनिमल सेल है, एक हमारे पास प्लांट सेल है। ठीक है, तो एक में सेल वॉल होती है, एक में नहीं होती। तो आपने इस बात को नोट डाउन करना है। ठीक है, और इनका पर्पस क्या है। ठीक है, एक सेल में दोनों होते हैं, एक में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं एग्जिस्ट करती। कि ट्रांसपायरेशन क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो अब बात ये आ जाती है कि बायोलॉजिकल साइंस पे भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर पास्ट पेपर्स में 2021 में पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रहा है। आगे फिर बायोलॉजिकल साइंस और इन्होंने क्या कर दिया है, फूड साइंस को मिला दिया है। ठीक है, कुछ पेपर्स का हम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ strata of atmosphere and what factors does it depends। एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, तो उनका बारे में ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, तो आपने जरूर प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप देखें कि इसने एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर वगैरह के बारे में भी कह रहा है कि डिफरेंसेस बताएं। ठीक है, वाटर साइकिल, ठीक है, और उसके जो मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं वाटर साइकिल में, उसके बारे में, और फूड जो है, कंटेमिनेंट्स एंड फूड एडल्ट्रेंट्स में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ये भी आपने बताना है। जब डिफरेंशिएट कहे तो बीच में लाइन खींचे और डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें। तो अब आपने देखा कि बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा है। फूड साइंस को फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिला लिया है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, कुछ टॉपिक्स आपको जनरल भी मिलेंगे, बट ये है कि आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, elaborate its major causes and consequences, explain how a slice of bread after few days decomposes due to the, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फंजाई। तो इतना मसला नहीं, क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा एक पेज का ही लिखना होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे तरीके से इनको कर लेते हो। दूसरा ये कि कंप्यूटर पे आप ज्यादा क्वेश्चन जरूर बनाएं, हमेशा बनाएं कंप्यूटर पे। अगर आप कंप्यूटर पे नहीं बनाएंगे, कंप्यूटर साइंस पे, तो आपका जो है, आपको हेल्प जो मिलनी होती है कंप्यूटर साइंस से, वो नहीं मिल पाएगी। एक तो आसान है, दूसरा ये है कि ये हर साल जरूर आता है। ठीक है, और लिमिटेड वे। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, डिस्क्राइब इट्स यूनिट्स, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज। ठीक है, और उनमें रोम होती है, रैम होती है, ठीक है, ई रोम, ई रैम होती है, ठीक है, डबल ई रैम। तो आपने इसके बनाने होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, briefly describe the working of communication satellite with some applications। तो यहाँ पे देखें, ये दोनों नीचे वाले कंप्यूटर साइंस से हमें टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो ये बात आ गई। अब ये तो हो गया 2021 वाला, अभी 2020 में भी देखें आप। ठीक है, आपके पास थोड़ा एनालिसिस करेंगे ना इन पास्ट पेपर्स को देख के कि आपने चाल किस तरीके से बनानी है। ठीक है, जिस तरीके से एक आप देखें, मूवी बनाई थी दंगल, इमरान आमिर खान ने। ठीक है, तो जैसे ये उसकी बेटी इंटरनेशनल कंपटीशन में compete करती है, तो वो चाल देखती है अपोनेंट की कि कौन सी चाल जो है वो पकड़ रहा है, ताकि उसके नेक्स्ट मूव का पता लग जाए। तो यहाँ पे भी हम क्या है, एग्जामिनर की चाल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फील हो कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। हम उस स्ट्रेटेजी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखें, फिजिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन। तो आपको अब ये थोड़ा जेहन में रखना चाहिए कि भाई फिजिकल साइंस इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब पूरे की पूरी फिजिकल साइंस किस तरीके से प्रिपेयर करें, उसमें भी थोड़ा आपने जेहन रखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर थोड़ा हम फोकस करें। ठीक,
On 7th April 2012 an avalanche hit a Pakistan military base in, ठीक है, गयारी सेक्टर, ट्रैपिंग वगैरह, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है, सही तमहीद बांध रहा है। व्हाट इज avalanche? डिस्क्राइब इट्स 4 टाइप्स विथ फोकस ऑन मोस्ट डेंजरस टाइप्स। ठीक है, बस सिंपल टाइप्स पे आए, आपको फिर जाहिर सी बातें बनाए हैं तो उसको मोस्ट डेंजरस टू लीस्ट डेंजरस आप उसकी बनाएं, ठीक है। What do you understand by global wind and pressure patterns? Also explain the pressure features at higher altitude. भाई, जब आप जाहिर सी बात है एटमॉस्फियरिक वो जो है लेयर्स जो पहले हमने डिस्कस किए वो बनाए, तो आपको उसके टेम्परेचर फीचर्स और प्रेशर फीचर्स जरूर बनाएं। ये आपके क्वेश्चंस जो साइड वाले क्वेश्चंस हैं ये खुद ब खुद हल हो जाते हैं, ठीक है, फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। तो अब आपको ये यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, वी अर्थक्वेक्स, ये चीज। तो अब आपको फिजिकल साइंस में कौन से टॉपिक्स हैं? एटमॉस्फियरिक प्रेशर, एटमॉस्फियरिक फियरिक जो लेयर्स हैं, अब वो बनाएगी तो जाहिर सी बात है उनके टेम्परेचर का पैटर्न, उनके प्रेशर का पैटर्न आपका बन जाएगा। दूसरा, इनमें आपके जो है एटमॉस्फियर, फिजिकल साइंस में एक आपका क्या आ जाता है, अभी आपके जो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये तो बेहतरीन टॉपिक है, बहुत रिपीट होता है, एक ये अपने बनाना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने अर्थक्वेक्स, नेचुरल हजार्ड्स थोड़ा प्रिपेयर करें। उसमें नेचुरल हजार्ड्स में क्या आ जाते हैं आपके, अर्थक्वेक सब एक जगह मिलते जुलते होते हैं यार, सारे सेम नुकसान होते हैं, इंसानों के लिए तो सारे नुकसान हैं, ठीक है, बस उनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अर्थक्वेक्स हैं, अवेलेंचेस हैं, ठीक है, टोर्नेडोज हैं, ठीक है, और साइक्लोन्स हैं, कोई फर्क नहीं, साइक्लोन्स हैं, टोर्नेडोज, मीनिंग का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपने देख लेनी है। अब फिजिकल साइंस में इनसे दूर तो कोई भी चीज नहीं आती। एटमॉस्फियरिक लेयर्स, नेचुरल हजार्ड्स एंड एनर्जी सोर्सेज, उसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि फिजिकल साइंस में कौन सी चीज रह जाती? कोई चीज नहीं रह जाती। अगर अभी आप कहते हैं कि आपके पास इस टाइम, इस वक्त टाइम नहीं है, तो इनको सिर्फ रीड कर रहे हैं यार, ठीक है, वेबसाइट से, बुक से सिर्फ रीड करें, तो आपको फिर भी अपने जो है माइंड में चीजें याद हो जाएंगी। अभी नोट्स बनाने का वाकई कोई वक्त नहीं है, बट इनको ऐसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखे हुए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस को मिला के इसने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें फूड साइंस में भी, ओ सॉरी, इसमें पेस्टिसाइड्स भी देखें, ठीक है, और एक्सप्लेन देयर टाइप्स, व्हाट persistent पेस्टिसाइड्स आर मोर लीथल, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, क्लासीफाई एंड गिव डिटेल ऑफ ईच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये तरफ बायोलॉजिकल में आप देखें या जिसमें भी आ जाए तो थोड़ा डीप चला जाता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक, वेयर एंड हाउ द फाइबर ऑप्टिक्स आर यूज, कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी पे आता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स पे आता है, ठीक, और इसमें सिंगल मोड, डबल मोड, ठीक है, तो इस पे टॉपिक आ जाता है, फाइबर कोर्स वगैरह इनकी तो स्ट्रक्चर जरूर इनमें तस्वीरें बनाएं, और कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं, बेसिक पार्ट्स, उनके बारे में आ जाता है। यार पूरा कंप्यूटर का टॉपिक यहाँ पे पोर्शन ट्रूली स्पीकिंग खत्म हो जाता है, बाकी इसमें कोई भी चीज नहीं रह जाती। तो अगर आपको कंप्यूटर वाले पोर्शन को बना के जान छुड़ानी है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरीज हैं, ठीक है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स एंड बस टाइप्स, जो जिससे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट टाइप, टोपोलॉजीज जिनको, ठीक है, वो उनको प्रिपेयर करें, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ठीक है, ये सारी जो हैं आपने प्रिपेयर करनी है। 5 टाइप्स हैं इनके, वो प्रिपेयर करें, इन 4 चीजों को आप प्रिपेयर करें, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई टॉपिक नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक चीज फिर लिख रहा हूँ, आप इसकी तस्वीर भी खींचना चाहें तो ठीक, वरना मैं रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। कंप्यूटर की जो मेमोरीज हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने क्या करना है, उनको प्रिपेयर करें, उसके अलावा उसके बेसिक पार्ट्स को,
डायग्राम जो, उसको डायग्राम भी बना। उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, और टाइपोलॉजीज टोपोलॉजीज पे, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपने क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये 5-6 आपको मिल जाएंगी, तो आपने इनको प्रिपेयर करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं वो। अभी ये पता लग गया कि फिजिकल साइंस में कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, और ये जो है हमारे कंप्यूटर साइंस में कौन से टॉपिक्स हैं। तो ये 2020 में देखें एनवायरमेंटल साइंस पे पूरा का पूरा। अब हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा आएगा कौन सा, बट हमें ये तो पता है कि इम्पोर्टेंट इनमें कौन सी चीजें हैं, अनइम्पॉर्टेंट कौन सी चीजें, ताकि जो ये जनरल साइंस का जो इतना बड़ा पोर्शन है, हमारी कम से कम उससे जान छूट जाए, और हमें जो है एक लाइकलीहुड, एक पैटर्न मिल जाए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें, और कम से कम चांस हो हमें दिक्कत और तकलीफ आने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एनवायरमेंटल साइंस पे, के ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फियर। ठीक, हाउ दीज सेगमेंट्स आर मेंटेनिंग द अर्थ रेडिएशन बैलेंस। जाहिर सी बात है, एटमॉस्फियर के लेयर्स यहाँ पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें उसको, हाउ द ऑर्गेनिक particulate matter enters in the atmosphere and describe the sources. What is natural radioactivity? ठीक है, how it differs from artificial radioactivity. What are the fossils? Describe, ठीक है, the importance of paleontology। ठीक है, तो अब ये आपने देखें, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, ये जो है रेडियो एक्टिविटी है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो हम तो अक्सर केमिस्ट्री में ये तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ते भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और पैलेंटोलॉजी क्या होती है, कि लॉजी तो हम लोगों से निकला हुआ है स्टडी। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, एनिमल्स एंड सेल्स से। तो बस इंपॉर्टेंस ऑफ पैलेंटोलॉजी बतानी है कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ये चीज़ वगैरह। ठीक है, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन? जी, बख्तावर आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आखिर में आंसर करता चलूंगा। ठीक, जी जी, चैट बॉक्स में लिखते चलें, मैं साथ साथ आंसर भी करूंगा, और आपको जो है आखिर माइक ओपन करने की इजाजत भी होगी, डोंट वरी फॉर इट। तो यहाँ पे जैसे बायोलॉजिकल फिजिकल साइंस को जो है मिला के रखा है इन्होंने। ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट हेपाटाइटिस। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड राइट डाउन प्रिवेंटिव मेजर्स, differentiate between the middle latitude cyclones and tornadoes, what is open system interconnections, ठीक, what is जीपीएस वगैरह। थोड़ा जीपीएस में आप कंप्यूटर में ले जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में आ जाती है। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ठीक है, उनके लेयर्स कौन से हैं, तो ये थोड़ा उसमें एड हो जाता है। ठीक है, साइक्लोन्स और टोर्नेडोज जब बढ़ते हैं तो मिडिल लेटीट्यूड को थोड़ा स्टडी कर लेंगे, जाहिर सी बात है वो वहां से खुद ब खुद हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब आप बायोलॉजिकल साइंस में थोड़ा डिजीजेस को भी ज़रूर रीड करेंगे, डिजीजेस बड़ा इंपॉर्टेंट, डिजीजेस हो गए तो आपने इनको ज़रूर देखना है। ठीक है, आप उनको कभी भी अबंडन नहीं कर सकते। जिस तरीके से यहाँ पे आपको देखें कि विटामिन्स के बारे में पूछा गया है, और ये यहाँ पे कौन सी हैं, वो आपने क्या करने हैं, पुर करने हैं। ठीक है, फिल करने हैं। ठीक, तो ये 5 पेपर्स 2019 का है। और यहाँ पे डिजीजेस में कार्डियोवास्कुलर, जाहिर सी बात है डिजीजेस पे आ जाते हैं, तो आपने इनको भी देख लेनी। ठीक है, तो ये डिजीजेस आप जरूर देखें। ठीक है, तो अदरवाइज आप जो है दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें फिर 2019 में 21 को भी देखा, 22 को भी देखा, 19 को भी देखा, और सॉरी 21 को देखा, 20 को देखा और 19 को देखा। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना आ रहा है, तो आपने क्यों ना प्रिपेयर कर दें इसको, या फाइबर ऑप्टिक फिर रिपीट हो गया। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस उसकी जो है, अब पार्ट्स ऑफ हूरिकेन, अब देखें साइक्लोन इफेक्ट,
तो वो आगे फिर साइक्लोन, टोर्नेडो, ह्यूरिकेन, एक ही बात है, इनका नॉमेनक्लेचर में डिफरेंट। और वैक्सीन्स वगैरह, ये बायोलॉजिकल साइंस में डिजीजेस को आप पढ़ेंगे, ठीक है, वैक्सीन्स को पढ़ेंगे और एंटीबॉडीज को पढ़ेंगे। छोटा सा कोर्स है, इतने को भी हम स्टडी नहीं कर पाए तो फिर तो हैरत है। ठीक है। अब ये तो यहाँ पे देखें, ये तो जनरल क्वेश्चन है, इसमें तो अब क्या कर सकते हैं, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको भी देखें। और डू द मैमल्स ऑलवेज लेग्स, इफ यस, बेसिक क्वेश्चंस, हाउ कैन द सन हैव सच ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड इफ इट्स मेड ऑफ गैसेस। थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट आप फिर भी इंशाल्लाह थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आप कर ही लेंगे। ठीक है। जी पलवाशा अब्दुल्ला, ये चैट बॉक्स में लिखें, मैं आपको आंसर करता हूँ। एनवायरमेंटल, फिजिकल एंड आईटी में, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फियरिक जब भी करते हैं लेयर्स तो ओजोन डिप्लीशन पे भी जरूर करें। ठीक है। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, ठीक है, किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अब नेटवर्क की मैंने आपको बात बताया, नेटवर्क में टोपोलॉजीज, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। ठीक है। वाई एन इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक में प्रूव टू बी बायोलॉजिकल, जब आप साइंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये जाहिर सी बात है डिजीजेस आ जाती हैं, एंटीबॉडीज एंड, तो ये एंटीबायोटिक्स भी वहां पे आ जाएंगे। अब वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, नेम थ्री मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको जो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड वगैरह, ये जो भी हैं आप उनको कर लेंगे। ये तो केमिस्ट्री के बेसिक्स होते थे 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर के क्लासेस के। ठीक है। उसके अलावा एसिड रेन पे कई बार क्वेश्चन आया है माजी में, कई बार। ठीक है। उसके काजेस कौन से हैं और हम उनको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये तो जनरल क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन काजेस क्या हैं, ये तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्मोक को प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप इनको कर ही लेते हैं। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि आपने जो है नेचुरल हैजार्ड्स में साइक्लोन्स हो गए, हुरिकेन्स, टोर्नेडोस, एक ही बात है, नॉमेनक्लेचर का थोड़ा फर्क है और थोड़ा प्रोसेस का फर्क है। सुनामी आ गया, ठीक है, एवेलेंचेस आ गया, ठीक है, और इधर उधर का जो है इशू आ गए, आ जाएगा आपको। ठीक है। ये थोड़े आपने जरूर प्रिपेयर करने। सुनामी और टाइडल वेव में क्या फर्क है, नेम द वर्स्ट सुनामी एवर रिकॉर्डेड। बहुत सारे मशहूर हैं, जो बेहतर है कि कुछ मशहूर और कुछ रीसेंट, ये जरूर याद कर दें। मजे की बात बताऊं, एस्ट्रोनॉमी पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, आप कहेंगे सर स्टार्स और प्लेनेट में फर्क आया था, वो आप देखें इतना खास फर्क नहीं है, थोड़ा उसको देख लें। हम जो इतने उनके सैयारे याद करते हैं कि भाई नेपच्यून, यूरेनस वगैरह, इतना याद करने के लिए उनकी कंपोजिशन वगैरह पे टाइम हम वेस्ट करते हैं, इतना ज़रूरी नहीं। हाँ, इसमें जो है आप देखें, ओरिजिन ऑफ थ्योरी पे आ जा, यूनिवर्स पे आ जाती है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जॉन लेमेट्रे ने दी थी। ठीक है। तो कॉस्मिक एग एक्सप्लोडिंग, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पीड एंड टाइम के वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो अब इस थ्योरी को वगैरह देखें, एक दो जो यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी है, या उसके ओरिजिन से रिलेटेड और एंड ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड, वैसे ज़्यादा नहीं, फिर भी आप याद कर लें। ठीक है। हो सकता है थोड़ी तब्दीली के चक्कर में वो आपको यहाँ पे उलझा दे, तो बस इस चीज़ को थोड़ा आपने नोट डाउन करना है। ठीक, इसमें एक स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है, इसमें एक स्टेडी स्टेट थ्योरी आ जाती है। ठीक है। वो आपको अगर देखें तो वो क्या करती है कि यूनिवर्स has always been the same as it is today and it will continue that way forever। तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है। और यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग, मेंटेनिंग कांस्टेंट एवरेज। ठीक है। तो नो बिगनिंग और एंड इन टाइम। इस थ्योरी को कोई याद करने का इतना कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी है, आपको बस सिर्फ ये जेन में रखनी है। ठीक है। उसके अलावा रेड शिफ्ट थ्योरी है, वो जो है उसका एक ही फोकस है। कौन सा फोकस? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में आप देखें तो सिंपल बात है, एक सेकंड। ठीक है।
और स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो ये कह रही है कि क्या हो रही है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। उसके अलावा ब्लू शिफ्ट है, वो कह रही है कि यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो आगे नहीं बढ़ रही बल्कि सिकुड़ रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सिंपल थ्योरीज हैं। इसमें फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स पे क्लोज मॉडल है, फ्लैट मॉडल है, साइक्लिक मॉडल है, खामखा में झूठे नेम दिए गए हैं। इनमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं वो जो है मिल्की वे गैलेक्सी है, और वो जो स्पायरल उसका वो जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए इनके यूनिट्स वगैरह, लेंथ किस तरीके से, टाइम, मास वगैरह का। बाकी प्लेनेट्स, इनर प्लेनेट कौन से, आउटर प्लेनेट कौन से, उनकी कंपोजिशन में कभी नहीं जाएं। ठीक है, चार जो है हमारे पास इनर प्लेनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो आउटर प्लेनेट्स हैं चार, जुपिटर, सेटर्न, ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो बस इतना काफी है। ठीक है, अब एनर्जी क्या है, उनके चक्कर में आप फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज कौन से हैं, बस इतना पता हो। ठीक है, फोकस सबका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, और बाकियों में नहीं जाए तो बेहतर है। ठीक है, रिन्यूएबल में विंड पावर, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल में न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह आ जाते हैं। तो अब ये आपने इनका थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के फायदे कौन से हैं, नुकसानात कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के फायदे कौन से हैं, नुकसान कौन से हैं। पूरा इस चीज़ को देख के चलना है, बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। तो अब इस पे आप क्वेश्चंस लिख लें, इंशाल्लाह मैं आपको कैटर करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा इस पे भी आता रहता है लीनियर एंड सोलर एक्लिप्स। ठीक है, इनको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो किस तरीके से हो रही है थोड़ा प्रोसेस इसका समझ लें, बाकी आपको परेशानी नहीं होगी। अर्थ को एक ये नेचुरल हजार्ड है। जी अब्दुल्ला, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। जी, मैं आंसर करता हूँ। ठीक है, तो अर्थक्वेक में भी देखें, इसके थोड़ी आप तस्वीरें ज़रूर बनाएं। ठीक है, अगर तस्वीर नहीं बनाएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, ये नेचुरल हजार्ड्स में वोल्केनो आ जाएंगे आपके। ठीक है, मैं उनको इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों ने तो प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ जो उनके इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स अगर आप देखें तो वोल्केनो का इफेक्ट ये है कि वो अर्थक्वेक भी लेके आता है, सुनामी लेके आता है जब समुद्र में होता है। ठीक है, टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करता है, लावा को, ईटीसी जो भी। तो ये स्लाइड अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपने तमाम के तमाम नेचुरल हजार्ड्स को क्या करना है, आपने ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, अभी एसिड रेन है, यहाँ आप देखें कि वो किस तरीके से जो है हमारा जो है प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो एसिड रेन हकीकत में इट्स अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स। उनमें क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स के साथ, तो फिर क्या होता है कि जो रेन आता है हम उसको एसिडिक रेन कहते हैं। इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, वो क्या करता है आपके जो है जितना भी एग्रीकल्चर है उसको नुकसान पहुंचाता है, बाकी चीज़ों को भी। ठीक, जी डियर, रिकमेंड करता हूँ। तो अब ये है कि एसिड रेन की वजह से तमाम हमारे जितना भी वो एग्रीकल्चर है उसको नुकसान पहुंचता है, हमारे स्किन के डिजीजेस लेके आता है, बाकी चीज़ें भी लेके आता है। पीएच स्केल पे अगर हाईएस्ट एसिडिक उसमें क्वालिटी होती है तो 0, और अगर हाईएस्ट बेस्ट क्वालिटी अल्कलाइन क्वालिटी होती है तो वो 14। जो हम पानी पीते हैं वो 7 के करीब होता है। ठीक है, तो अब अगर 6 पे है तो कम एसिड है, ये हमारी पीएच स्केल होती है। ठीक है, तो ये तो केमिस्ट्री में हम देखते रहते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर हम यूज करते हैं बैटरीज वगैरह में भी, तो ये 7 होती है इसकी पीएच। ठीक है, हमारी ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 है, थोड़ी अल्कलाइन है। ठीक, एसिड रेन की आपको क्या मिलती है, 4.3 मिलती है, तो मतलब वो डेंजरस बन जाती है।
ये सेरामिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन को जरूर, एंटीबायोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को भी इतना ना प्रिपेयर करें तो खैर चल जाएगा काम। बट बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बाकी आपने उनको तो लाजिम प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। और इनमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपके, एक सेकंड में क्वेश्चंस को बिल्कुल आगे लेके जाता हूँ। अब आपको अलाउ करता हूँ क्वेश्चंस, एक सेकंड में आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ, फिर आपको अलाउ करता हूँ, फिर हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को भी जिक्र करें। जी जी बिल्कुल, सी एस एस दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और बेहतर है कि रिकमेंडेड रीडिंग्स पढ़ें। ठीक है, मियाँ शफीक वाला भी अच्छा है बुक। एबिलिटी का जिक्र करते हैं, परेशान हो। अब्दुल्ला, अगर वही क्वेश्चन है एडी कॉमर्स वाला तो बेरा मेहरबानी अभी वो ना पूछें, जनरल क्वेश्चंस आखिर में मैं कैटर करूंगा। ठीक है। अगर कोई और रिलेटेड क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में काइंडली लिख दें। अभी आप चैट बॉक्स, सर आपने, बिल्कुल फिर भी करें, पास पेपर एनालिसिस हो सकता है मैं कोई चीज़ रह रह गई हो मुझसे तो आप ज़रूर करें। पास पेपर्स एनालिसिस नहीं करेंगे तो यार किस तरीके से चलेगा। तो आप ज़रूर करें, उसके अलावा आगे कभी ना बढ़ें। हमेशा जब भी कोई सब्जेक्ट लेके चलें तो उनको ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक है। टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज जो जनरल क्वेश्चन होंगे मैं आकर में आंसर करूंगा। लेक्चर से रिलेटेड ड्यूरिंग द सेशन ही आंसर करता जाऊंगा, बाकी ये जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनको आखिर में आंसर करूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में अभी जो हम जिक्र करेंगे, आज परसेंटेज का हम जिक्र करते हैं, ठीक है। रेशो का जिक्र करते हैं, इन दो चीज़ों का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि परसेंटेज है क्या। व्हेन वी से परसेंट वी रियली मीन पर हंड्रेड, ठीक है। मतलब 100 का एक जो है ना हिस्सा। अब ये 100 हिस्से हैं, ठीक है। अगर जो ग्रीन वाला हिस्सा है जो, ये 1%, 1% ऑफ दिस लाइन इज शेडेड ग्रीन, इट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब ये 100 हिस्से हमने किए हैं, तो जो हमने ग्रीन हिस्सा लिखा है ना, दैट इज द 1%, ठीक है। अगर 50 ऐसे हिस्से हम लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, 50% होगा, ठीक है। तो ये बात आपने नोट करनी है कि 1% क्या मतलब कि 100 हिस्सों में से एक हिस्सा, हम उसको इस तरीके से लिखें। अगर हम 5 ये छेद करेंगे ना, शेड 1 3 4 5, तो मतलब ये 5 हिस्से कितने में से, 100 में से। तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो पर्सन की साइन है ये बराबर है 1/100। 5% मतलब 5 × 1/100। तो 5 के है नीचे भी एक समझा जाता है, तो इनको ऊपर वालों को ऊपर ऊपर जरा मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे। 5/ये 100 हो जाता है। 50 मीन्स, ठीक है, 50% मीन्स मतलब 100 हिस्सों में से 50 हिस्से, ठीक है। तो ये आप देखें, ये 100 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब 10/10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हिस्से आ जाएंगे। अब जो हमने ग्रीन किए हैं ये 50 हैं, या ये जो हमने वाइट रखे हैं ये भी 50 हैं। तो मतलब 50 हिस्से कितने के, 100 के।
हम जब भी इस तरीके से कोई लिखते हैं रेशो टाइप, तो हम क्या करते हैं, इसको लीस्ट रेशो में लिखते हैं, तो 1/2 करके लिखें। ठीक है। 25 मीन्स, ठीक है, तो आप देखें, तो मतलब इसका कि 25 दानों को हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, 100 में से। परसेंट, सेंट हमेशा 100 को कहते हैं। ठीक है। परसेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, परसेंट। सेंचुरी जिस तरीके से 100 को कहते हैं, तो मतलब 100 में से एक। तो यहाँ पे देखें 25%। तो हमेशा आप याद रखें कि जितना भी होगा, 100% का मतलब ये होता है कि ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमेशा अगर 80 का आप 100% निकालना चाह रहे हैं तो 80 निकलेगा, मतलब टोटल। ठीक है। हमेशा याद करें, रखें कि अगर आप हमेशा आपने क्या करना है कि परसेंटेज और रेशियो अपने क्लियर कर दें, आपके जनरल साइंस एबिलिटी और जनरल एबिलिटी का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ 50% आप निकालें किसके, 80 के, जाहिर सी बात है 100% अगर आप उसके निकालेंगे तो 80 निकलेगा, 50% उसका आधा। तो 50% मतलब 50/100 किसके निकालने, 80 के। ठीक है। तो आप इसको कट टेस्ट करें जितना भी होगा। ठीक। तो ये 40 निकले। ठीक है। तो आपने इस बात को नोट करना है। 40% ऑफ AC 80 अगर आपने निकालना हो, तो आप 40% ऑफ 80 इस तरीके से, आपको हमेशा आप मल्टीप्लाई में लेके जाओगे। ठीक है। 40% को आप इस तरीके से लिखोगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जीरो इसके साथ चला गया, ये जीरो इसके साथ चला गया, तो 32। इसी तरीके से 10% ऑफ 200 ऑफ को अपने जरब दे दी, ये 20 हो गया। ठीक है। 90% ऑफ 10, 90/100 इंटू 10। ठीक है, ये इस तरीके से 9। ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान है। तो आपने इसको इस तरीके से लेके चलना। 50% को अगर आप लिखना चाहें तो आप देखें, 100% को लिखना चाहें तो मतलब एग्जैक्टली 1 आ जाता है। ठीक है। 200% लिखेंगे तो मतलब 2 आ जाएगा। ठीक। तो अब मुझे ये बताएं कि ये हाफ है, अब इसको किस तरीके से, या तो 50% भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, ये तीनों तरीकों से। जब 50% लिखते हैं तो ये परसेंटेज में लिखते हैं, जब 0.5 लिखते हैं ये डेसिमल में लिखते हैं, जब 1/2 लिखते हैं तो ये फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो एक ही चीज को तीन तरीकों से आप लिख सकते हैं, परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो ये तीनों के तीनों चीजें एक ही जैसी हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको कहूँ कि 25% निकालें आप किसके, 80 के, तो 25% कितने होते हैं, 25/100, और इसके ऑफ 80, जीरो, ये जीरो चला, इस तरीके से नहीं, A1, ये 4। ठीक है, 4 को डिवाइड करें इससे तो ये हो जाएंगी 20, तो मतलब चौथा हिस्सा ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई इतनी दिक्कत तो है ही नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, स्केट बोर्ड इज रिड्यूस्ड 25% इन प्राइस, ओल्ड प्राइस इसकी कितनी है, 120। तो 25% सेल पे आपको मिल रहा है, तो मुझे ये बताएं कि इसका 100 और 120, तो ये 4, मतलब 30 रुपीज आपको इसमें रियायत मिल रही है। तो 120 से आप अगर 30 निकालेंगे तो अब क्या होगा, 90। एक तरीका ये। ठीक है, $90 में आपको ये मिल गया। तो अब ये है कि सेल परचेज हमारा परसेंटेज पे ही हो जाता है। ये एक हमने पास्ट पेपर का क्वेश्चन उठाया है। ये दोनों तरीकों से मैं आपको हेल्प करूंगा कि रेशो के हिसाब से भी आप कर सकते हैं,
परसेंटेज के हिसाब से। ये कहता है कि देर आर इट टेक्स 3 liters ऑफ पेंट टू कवर एन एरिया ऑफ 24 square meter। मतलब आपको देखें कि एक जमीन है, ये 4x6 की है। अगर आप उसको वॉल को पेंट करोगे तो आपको 3 लीटर पेंट चाहिए। ठीक है। वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ पेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 50.4। अगर इससे भी डबल भी कर दें आप इसको, और फिर भी थोड़ा ज्यादा, तो अब पूरी एरिया को अगर आपने 50.4 है ये सारी की सारी, तो आप इसको अगर करेंगे तो कितनी पेंट चाहिए। जब हम दो रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं परसेंटेज पे तो ले जा सकते हैं, सबसे इजी मेथड हमारा क्या होता है, रेशो पे होता है। हमने कहा कि 24 फुट अगर है आपके पास, 24 स्क्वायर, तो उसके लिए 3 लीटर आपको चाहिए। ठीक है। हमने कहा कि अगर 50.4 है तो उसके लिए आपको कितनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो रेशियो में क्या कहते हैं कि हम आउटर साइड को मल्टीप्लाई करते हैं और इनर साइड को अलग मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल की साइन दे देते हैं। ये एक रूल है। 24 into x इज इक्वल टू 3 into 50.4। तो अब ये हो जाएगा 24 into x इज इक्वल टू 151.2। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई में कोई आइटम होता है उसको इक्वल की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो डिवीजन में आ जाता है। x इज इक्वल टू 151.2 अपॉन 24। अगर इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये 6.3 लीटर आ जाएगा। कि वो कह रहा है कि अगर 3 लीटर आपको ज़रूरी है 24 जो है, जो एरिया जो है स्क्वायर फुट में है मीटर में जिसमें भी, तो अगर आपके पास 50.4 है वो एरिया, वो स्क्वायर फुट में है या स्क्वायर मीटर में जो भी, तो फिर आपको 6.3 लीटर्स चाहिए। ये इजीएस्ट मेथड होता है जब हम रेशो के थ्रू करते हैं। बट ये है कि अगर आप उस तरीके से करेंगे, ठीक है, किस तरीके से, परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पेंट एन एरिया ऑफ 24 मीटर स्क्वायर, हमें 3 लीटर पेंट चाहिए, तो 50.4 मीटर स्क्वायर पे कितना चाहिए। ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिफरेंस निकाला कि 50.4 से माइनस करें 24 तो 26.4 हो जाता है। ठीक है, हमने कहा 110% है। ठीक है, इसकी परसेंट निकाल। तो हमने अब 110% को प्लस 100% से किया क्योंकि 24 100% है, तो 212%, 210%। तो हमने फिर किया क्या, 210 ऑफ 3 निकाला, तो वो क्या हो गया 6.3। ये थोड़ा अनकन्वेंशनल, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बट ये है कि ये भी सही मेथड है, दोनों मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हो जी। अब ये है कि मैथ में आपने सबसे पहले रेशो और उसके अलावा परसेंटेज निकालनी। ठीक है, तभी बाकी आप एमसीक्यूज वगैरह हल कर सकते हैं। इस पे तो ये मैंने तो अभी लेक्चर का चौथा हिस्सा आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि आपके 3 लेक्चर इस पे और भी हैं जितना हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है इस पे। बट ये है कि आज के लिए काफ़ी, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो ज़रूर मुझसे पूछें, हैंड रेस करके खुद को इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन पूछें, माइक ऑन कर सकते हैं जी। पूछें, बख्तावर, यस। जी जी, माइक ऑन करें अपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी, बोलें, आपका आवाज़ नहीं आ रहा अभी। अभी आ रहा है? जी जी, अब तो आ रहा है। जी सर, मैंने ये पूछना है कि आपने जब ये बायोलॉजिकल और
ये क्वेश्चन के क्वेश्चन कराएं तो जितना सर पेपर में क्वेश्चन आता है रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या अर्थक्वेक के या वोल्केनो वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो तो क्लोज एंडेड है, वो तो हमें पढ़ना है। लेकिन सर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपने जैसे गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन बायोटेक्नोलॉजी या इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि मार्क्स तो 20 होंगे, लेकिन उसके लिए कितना लिखते हैं, क्योंकि जितना भी लिखते जाए हमारा मटीरियल तो बहुत होता है, तो उसमें से कौन सी चीजें लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी, तो ये समझ नहीं आ रही। देखो ना, जनरल साइंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बट 5-5 मार्क्स के हिस्सों में बांट दिया है इसने। तो आपने एक पेज तक ही रखना है, इसको ज्यादा सर लंबा। वो जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल था वो 20 का था, उसके पार्ट्स नहीं थे। नहीं नहीं, पार्ट सबके हैं, इससे नहीं, पार्ट सबके हैं। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है पार्ट्स। तो सर पार्ट्स नहीं, फिर हमें समझ नहीं आता क्योंकि साइंस में फिर लेंथ हम कितनी रखें एक पेज से सवा पेज तक, ज्यादा लंबा ना ये करें, बस एक पेज से सवा पेज। नहीं हो रहा था। एक पेज से सर मैं सवा ये कह पेज। रही हूँ कि जब हमने नोट्स बना रही होती हैं, अब रिन्यूएबल और जी, अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की तो हमें पता है उसकी टाइप्स और इस तरह की चीजें लिखनी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे नोट्स में वो क्या हेडिंग बनाए, और ये मैं पूछ रही हूँ किसमें? इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। जैसे गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, फिर हम पेपर में भी लिखें, क्योंकि तो वो इसकी तो लेंथ में तो बहुत बनती है। नहीं, आपने फिर भी सवा पेज तक रखनी है, पेज एक पेज से सवा पेज तक, ज्यादा नहीं जाना। कंटेंट लिखने के लिए तो बहुत होता है, बट आपने फिर भी नहीं जाना। सर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के ना उसका स्ट्रक्चर बता दें कि यही चीजें होती है, जैसे हम कहते हैं उसमें प्रिंसिपल एक देखो ना, इंपॉर्टेंट क्या जनरल होना साइंस चाहिए। वाले में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता, डेफिनेशन लिखी जाती है। ठीक है। अगर उसमें डिफरेंशिएट पूछ रहा है तो सीधा डिफरेंशिएट करें, कोई इंट्रोडक्शन कोई कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, 5 मार्क्स में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखेंगे तो फिर क्या बचेगा? ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ये जिसका नेम आईफोन है, काइंडली वो टर्न ऑन करवाएं, अस्सलाम अदरवाइज। वालेकुम सर। वालेकुम। सर मुझे दो क्वेश्चन है। एक तो ये सर, पहले हमें जनरल साइंस का पेपर मतलब पोर्शन अटेम्प्ट करना चाहिए या जनरल एबिलिटी का, क्योंकि इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हिसाब से जनरल एबिलिटी मतलब थोड़ा सा कमांड होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि जनरल साइंस का जो टाइम है वो फिर कम बचता है। पहले जनरल एक तो सर साइंस ये क्लियर इशू है, करें। और दूसरा ये। जी जी, पूछें। जी सर। और सर दूसरा ये कि मोस्टली ऐसे होता है कि एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स मतलब आ रहे होते हैं, दो या तीन, मतलब चार नहीं आ रहे होते, काफी बार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर उसको कैसे टैकल किया जाए? मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल ए और सी आ रहे हैं तो बी हम लास्ट में लिख सकते हैं इस तरह से, या वो सीक्वेंस से ही लिखना होता है? नहीं, जरूर नहीं है सीक्वेंस लिखें, नंबर बस सही दें, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं। हाँ, बट एक क्वेश्चन नहीं कि आधा इस जगह पे करें आधा दूसरी जगह पे करें, ये नहीं। क्वेश्चन चल रहा है तो वो आगे पीछे हो सकता है, बट ये नहीं कि बीच में दूसरा क्वेश्चन आ जाए। बाकी रही बात कि पहले जनरल साइंस करें, अगर जनरल एबिलिटी में आपकी कमांड भी है बट कहीं अटक गए तो फिर अटक गए, फिर तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप अपनी पहले जनरल साइंस से जान छुड़ाएं। ठीक है। और सर मतलब ये चार पार्ट्स होते हैं, चार के लिए अगर हम दो दो पेजेस लिखें एक एक पार्ट के तो इनफ है वो? मतलब एक एक पार्ट के लिए 2 पेजेस, पर आपके पास टाइम नहीं बचेगा बाकी पूरा पेपर करने। अच्छा सर। टाइम भी क्योंकि मेंटेन। कोई क्वेश्चंस की ज़्यादा मटेरियल होता है, किसी क्वेश्चंस का कम मटेरियल होता है, तो फिर वो जो है कंपनसेट नहीं हो पाता। डियर, एक एक टॉपिक जो साइक्लोन है, ये तो पूरे पूरे रिसर्च टॉपिक्स हैं, लिखने पे आओ तो इन पे पूरा थीसिस बन जाएगा। बट ये है कि हमने काम की चीज लिखनी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना ही लिखना है। ओके सर, थैंक यू। ओके अब्दुल्ला, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने अभी कहा कि एक से सवा पे क्वेश्चन पेज लिखना है क्वेश्चन का, तो मुझे वो पूछना है कि आपने क्वेश्चन की वहां पे बात की या एक पार्ट की बात की थी आपने? एक पार्ट की, एक पार्ट की। अच्छा चलिए, ओके सर, थैंक यू। हम्म।
एनी क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस एबिलिटी का पेपर और वो फर्स्ट सब्जेक्ट वही उठा रहे हैं, तो सर उसको मिनिमम कितने टाइम में खत्म करना चाहिए? क्योंकि अगर जैसे मेरा मेडिकल साइड है, तो मुझे साइंस का पेपर ज्यादा इजी लगता है क्योंकि वो बेसिक आता है, पर एबिलिटी का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कितना टाइम एबिलिटी को देना चाहिए? क्योंकि अगर उसको सॉल्व करें तो सर जैसे कि रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, ये तो मतलब बेसिक होता है, पर वो इतना कॉम्प्लिकेट करके आता है कि मतलब सॉल्व करने में ऐसा लगता है कि कुछ आ ही नहीं रहा। तो इस सब्जेक्ट कवर करने में कितना टाइम, बस कि भाई 15 दिन में या 1 मंथ में, इससे ज्यादा नहीं देना? तो सर इसको आपने बोला ना अगर हम टॉपिक को पढ़ने बैठे तो हम्म उसके ऊपर थीसिस लिखा जा सकता है, तो सर बस वाली बात है कि कितना टाइम देना चाहिए? इसको 20 से 25 दिन के अंदर जनरल साइंस को प्रिपेयर करना चाहिए। इतना थोड़ा लंबा है, इस वजह से कह रहा हूँ। अदरवाइज कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना, आपको मैं सच बताऊं 15 दिन में बन जाता है, अगर कोई बंदा बनाने वाला है तो। मैंने सब ऐसे ही बनाए हैं। हाँ, बाकी 200 मार्क्स के थोड़े लंबे होते हैं, वो एक एक महीना लेके जाता है। बाकी जनरल साइंस थोड़ा ट्रिकी है, टाइम कंज्यूमिंग है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि 20 से 25 दिन। बाकी अदरवाइज इतना नहीं लेना चाहिए। एक महीना भी रख लें तो इट्स ओके, बट इससे ज्यादा कभी एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी नहीं। थैंक यू सर। ओके जी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। आ, सर ये जो साइंस वाला पोर्शन है, लास्ट टाइम मैंने तो इसका कुछ भी नहीं प्रिपेयर किया था, फिर भी मार्क्स अच्छे थे, लेकिन एबिलिटी का जो पोर्शन है ये सर, ये बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इसका कोई शार्ट सा मेथड या कोई ऐसा ऐसा ना कहें टिप्स यार, आपने इसका कुछ भी बता दे कि शार्ट। आप ऐसा ना कहें कि कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। हो सकता है आपका साइंस का बैकग्राउंड हो, ठीक है, दूसरों को टेम्पटेशन क्यों? हाँ हाँ सर, बीएससी बायोकेमिस्ट्री है, एमएससी तो आप केमिस्ट्री है गलत सर, ये देखो ना, बात ही है कोई सर। और बेचारा साइड कोई आर्ट्स का होगा तो वो क्या सोचेगा कि मुझे तो पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं आ सकता। तो जो आपका बैकग्राउंड, इस वजह से। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं हम तो बिल्कुल भी मैथ को प्रिपेयर ही नहीं करते, फिर हम पूरा का पूरा करके आते हैं। तो बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कस्टमाइज प्रिपरेशन आपकी। 4 साल अगर वो डिग्री की है हमने, तो इंजीनियरिंग 4 साल की, आठों के आठों सेमेस्टर मैथमेटिक्स पे, तो वो तो हमारी है स्ट्रेंथ। बट सिर्फ वो से स्ट्रेंथ में नहीं चल सकते ना, वो तो 40% पोर्शन है। तो दूसरा जो मैथ वाला पोर्शन है उसमें और तो कोई चीज नहीं है, रेशियो और परसेंटेज है और रिलेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर उसको आप सही तरीके से रेशियो को समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और पास पेपर्स को फिर सॉल्व करें, देख के ही सॉल्व करें, समझें उनको नेट से, मेंटोर से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। जी। सर वो क्वेश्चन जैसे कि पहले से पूछा क्वेश्चन में, कि वो क्वेश्चन इस ट्विस्टेड किस्म के पूछते हैं कि मतलब जवाब और उसका मेथड जो है ना वो इजी होगा, लेकिन जैसे कि हम साइंस बैकग्राउंड वाले हैं ना, हमें समझ नहीं आती कि इसको अब कैसे करें। क्योंकि आपके यहाँ स्ट्रेंथ नहीं है ना। अगर आपको फिर ज्यादा टाइम देना है उसको, जब तक आपको फील ना हो। हम क्वेश्चन को दे स्किम करते हैं, हमें मेथड का पता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है, इतना टफ बैकग्राउंड है उसका। तो अब ये है कि आपको बार बार उसको रीड करना है, बार बार रीड करें, बार बार सॉल्व करें, ग्रिप हासिल करें, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, इंशाल्लाह चेक देखेंगे, देखेंगे। ओके गाइस, जी मुताहर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, टर्न ऑन योर माइक प्लीज। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा जनरल क्वेश्चन है, वो ये कि एग्ज़ाम सर कब एक्सपेक्टेड है, उसका स्क्रीनिंग भी और रिटन एग्ज़ाम? इसका सीएसएस का? नहीं सर, सीसी सिंध, पीसीएस सिंध। यार वो तो मार्च में इंशाल्लाह होगी स्क्रीनिंग। दो स्क्रीनिंग मार्च और कोई इसका फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। मार्च में।
इनके ऊपर प्रेशर की बात आती है, अच्छा ठीक है। ये अब जाके रमजान के बाद स्क्रीनिंग होगी, फिर उस हिसाब से देख लें, ठीक है। और इनके ऊपर प्रेशर होता है कि प्रेशर होता है काम करने का, तो 2 महीनों में स्क्रीनिंग के बाद वो ले लेंगे, नहीं तो 6 महीने भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के, इनका कोई शेड्यूल नहीं है। ठीक ठीक है सर। सर फिर ये स्क्रीनिंग के बाद रिटन एग्जाम के दरमियान कितना टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट होता है? मैंने यही कहा ना, कभी 2 महीने में होंगे, कभी 6 महीने में। अभी से आप 6 महीने का आप इस रिटर्न का सोच लें अभी से, कि 6 महीने हैं। जाके ये अभी कैसे सही समझें, है जी। अब जून तक होंगे रिटर्न। जून तक सही हो गया क्योंकि सर, बीच ठीक में हो गया। इनका शेड्यूल रमजान भी खराब कर रहा है ना। रमजान आ जाएगा तो स्क्रीनिंग ले लो, इससे जी बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी तो महीना इनका और, वरना ये मई तक आ जाते रिटर्न में, बट अभी ये जून तक जाएंगे। जी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। थैंक यू सर। ओके। ओके। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर ओके। सर एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन जी। सर। हुक्म हुक्म। मैंने आपसे वो एडी कॉमर्स वाला क्वेश्चन पूछा था। तो बिल्कुल, आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो, इट्स ओके, इट्स ओके, आप अपीयर हो सकते हैं। तो अभी ओके बुक रिकमेंडेड डियर, ये जो एक ठीक है तो सर। मियां शफीक वाला बुक है, इट्स गुड बुक, बट ये कि अगर आपको 2025 25 का अटेम्प्ट देना है 25 का, तो आप एक काम करें, एक यूट्यूब से पढ़ें टॉपिक्स को, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी देखें उनके, और दूसरा रिकमेंडेड रीडिंग्स जो है एफपीएससी के सिलेबस में कोई एक वहाँ से उठाएं, तो वहाँ से रीड करना शुरू करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें फिर। ओके गाइस। जी जी मुत। सर ये जो आपने रिकमेंडेड रीडिंग का बताया है, तो उससे नोट्स भी फिर बनाए, नोट्स में वो चीजें ऐड करें, बिल्कुल पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इन पे वीडियोस जरूर देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आपको जनरल साइंस पे बहुत मिलेंगी, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड डे।